अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, वो एक तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और दूसरे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में होगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस क्या होते हैं और इसका प्रोसेस क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं लाइट को केमिकल एनर्जी में। अब इन रिएक्शंस में होता क्या है, प्लांट्स जो हैं वो सन से एनर्जी लेते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके एटीपी और एनएडीपीएच बनाते हैं, जो कि लाइट बाद में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में यूज़ होंगे। एटीपी और एनएडीपीएच एज एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स के तौर पे काम करते हैं और ये बाद में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में यूज़ होते हैं। बनते लाइट रिएक्शंस में हैं और यूज़ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में होंगे। प्लांट्स में लाइट रिएक्शंस जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में अक्कर होते हैं इन दी थैलेकोइड मेम्ब्रेन्स। थैलेकोइड मेम्ब्रेन्स जो ग्रेना की फॉर्म में होते हैं, पाइल्स की फॉर्म में। क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेन सेंटर है जहाँ पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं। अब नेक्स्ट जो बताया है वो ये कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के और भी कई नाम होते हैं, जो इस लेवल पे अगर एफएससी मैट्रिक लेवल पे तक देखा जाए, जो मैंने शो किए हैं वो ही आपके लिए मतलब काफ़ी हो जाएंगे जानना। लेकिन जब जैसे ही बड़े लेवल्स पे जाएंगे तो इसके और भी काफ़ी सारे नाम्स होते हैं जो कि ड्राइव हुए हैं इसके प्रोसेस से, इसके प्रोसीजर से और इनके साइंटिस्ट के नाम से। सो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑल्सो कॉल्ड एज photochemical reactions, photolysis, Hill's reaction and Arnold's cycle। सो इनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट यूटिलाइज करते हैं और इनका जो प्रोसेस होता है तकरीबन फोटोसिंथेसिस के तरह का ही होता है, जो कि प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड वाटर, CO2, ऑल दिस थिंग्स। सो इनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हैं। और फोटोलाइसिस इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें वाटर की ब्रेक डाउन होती है। जो भी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इसका जो प्रोसेस होगा आगे, उसमें स्टार्ट में वाटर की ब्रेक डाउन होगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होंगे, इसकी वजह से फोटोलाइसिस भी कह रहे हैं। और हेल्स रिएक्शन और आर्नोन्स साइकिल, इनके जो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको डिस्क्राइब किया था इस प्रोसेस को, तो इसीलिए इनके साइंटिस्ट के नाम पे हिल्स रिएक्शन और आर्नोन्स साइकिल भी इस प्रोसेस को कहते हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं फोटो सिस्टम्स। फोटो सिस्टम्स का साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में बहुत अहम रोल होता है। फोटो सिस्टम्स जो हैं ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लस्टर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं और एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी में हेल्प करते हैं इन थैलेकोइड मेम्ब्रेन्स। अब फोटो सिस्टम्स का काम ये होता है कि ये एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को इन दी फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स जो हैं वो एनर्जी पैकेट्स होते हैं जो कि जंप करते हैं एडजेसेंट पिगमेंट्स में और एक मेन पिगमेंट जो कि रिएक्शन सेंटर होता है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। और जो सराउंडिंग पिगमेंट्स होते हैं वो मिलके एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फोटो सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। जैसे कि मैंने बताया, पिगमेंट्स होते हैं, फोटो एक रिएक्शन सेंटर और एंटीना कॉम्प्लेक्स मिलके जो है एक फोटो सिस्टम बनाते हैं और इनका जो मेन एब्जॉर्बिंग पॉइंट होता है वो रिएक्शन सेंटर होता है और जो सराउंडिंग्स जो है हेल्प करते हैं उस फोटोन को, उस एनर्जी को उस रिएक्शन सेंटर तक पहुंचने में, उनको एंड पिगमेंट्स कहते हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो कि एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दो तरह के फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब इस डायग्राम में देखें शो किया हुआ है, फोटोन जो है वो आया है और वो ट्रांसफ़र हो रहा है एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट तक और रिएक्शन सेंटर तक पहुंच रहा है
वो लाइट पहुंच रही है और वो जो मेन रिएक्शन सेंटर है वो क्लोरोफिल ए है, जो कि क्लोरोफिल ए इज़ द मेन एब्जॉर्बिंग पॉइंट जहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब होती है, और इसी को ही प्राइमरी एक्सेप्टर भी कहेंगे, इसी को ही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे। और जो ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये मिलके एंटीना कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अब उसके बाद बताया हुआ है कि ईच फोटोसिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ अराउंड 250 to 400 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स। अब एक फोटोसिस्टम जो बनता है ना वो 250 to 400 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स मिल के जो है एक फोटोसिस्टम बना रहे हैं। जो PS1 होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन उसमें होती है ऑफ लाइट एनर्जी की 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर। 700 की नैनोमीटर वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर पाता है, इसीलिए इस रिएक्शन सेंटर को जो है वो P700 का नाम दिया है। और जो PS2 है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी कर रहा है ऑफ वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर, इसीलिए इस फोटो सिस्टम को PS2 और P680 का नाम दिया है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये डायग्राम एक आप शो किया ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 का। फोटो सिस्टम 2 पहले आएगा, फोटो सिस्टम 1 बाद में। ये डिपेंड करता है साइकिल, कौन सी साइक्लिक फ्लो है, नॉन साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। फोटो सिस्टम 2 अब 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको P680 का नाम दे दिया। और फोटो सिस्टम 1 700 की वेवलेंथ की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो उसको P700 का नाम दे दिया। अब जो आ जाता है वो है मेन जो प्रोसेस है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस का, वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस। दो तरह की रिएक्शंस होते हैं फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन इसको क्यों कहा गया है? फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस में एटीपी की फॉर्मेशन होती है। एटीपी की फॉर्मेशन जिन रिएक्शंस में होती है, मतलब उन रिएक्शंस को फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। अब साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है। अब साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में क्या होगा कि एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है इन द फॉर्म ऑफ साइकिल। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स अलोन, मतलब इसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स ही बन रहे हैं। और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है, मतलब एटीपी की फॉर्मेशन तो हो रही है लेकिन साथ में NADPH की फॉर्मेशन भी हो रही है और वो इन द फॉर्म ऑफ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है, तो इसीलिए इसे नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का नाम दिया। तो चलें हम पहले नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन देख लेते हैं कि ये असल में होती कैसे है। नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में दोनों फोटोसिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है एक तरह की, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फोटोसिस्टम से दूसरे फोटोसिस्टम तक जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू कैरियर मॉलिक्यूल्स। अब कैरियर मॉलिक्यूल्स जो हैं जो वो इन्वॉल्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं ताकि एंड में NADPH बन सके, और बीच में इन दोनों फोटोसिस्टम्स के बीच में कीमियोस्मोसिस का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ATP की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले होगा क्या कि लाइट जब पड़ेगी फोटोसिस्टम पर, तो प्लांट पर, तो जो लाइट होगी फ्रॉम एडजेसेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एंटीना कॉम्प्लेक्स के, वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड होके रिएक्शन सेंटर में आ जाते हैं, जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर है। वहाँ पे रिएक्शन सेंटर में आ जाते हैं और पीछे जो है जैसे इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं उसमें जो है दो इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस हो जाती है, वहाँ पे एक होल हो जाता है। तो जो पीछे जो होल हो जाता है वो गैप जो है वो फिल होता है, वो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू वो गैप फिल होता है। फोटोलाइसिस होती है। फोटोलाइसिस का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोलाइसिस होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं और जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके दो हाइड्रोजन्स जो हैं वो बाद में यूटिलाइज होंगे
NADPH की फॉर्मेशन में, NADPH2 की फॉर्मेशन में, और जो O2 है वो एज अ बाय प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन वो इन्वायरमेंट में चली जाएगी, और जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज़ होंगे इसके ब्रेकडाउन के थ्रू वो उसी गैप को फिल करने में हेल्प करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड होके P680 यानी कि रिएक्शन सेंटर में चले जाते हैं, और उसके बाद फियोफाइटिन जो कि इसका प्राइमरी एक्सेप्टर है मॉलिक्यूल, वो उसके पास चले जाते हैं। उसके बाद जो है वो चेन की फॉर्म में ट्रैवल करते हुए दीज इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्विनिन के पास जाते हैं। प्लास्टोक्विनिन जो PQ का यहाँ पे सिंबल शो किया हुआ है, प्लास्टोक्विनिन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स होता है 2 साइटोक्रोम्स का और प्लास्टोसायानिन का PC, जो जिसकी सिंबल PC यहाँ पे आगे शो की हुई है। तो प्लास्टोक्विनिन ये इलेक्ट्रॉन्स आगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को देता है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स फिर उसके बाद प्लास्टोसायानिन के पास जाते हैं। उसके बाद जो है ये ट्रैवल करते हुए अगले फोटोसिस्टम तक पहुंच जाते हैं जो कि है P700। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन होती है। इस जो है सीरीज़ में फोटोसिस्टम 2 के बाद जो आती है कैरियर मॉलिक्यूल्स, और फोटोसिस्टम 1 से पहले ATP की फॉर्मेशन होती है। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। जो ATP की फॉर्मेशन होती है ये एक इस प्रोसेस को जो हम कहते हैं वो है कीमियोस्मोसिस। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि कीमियोस्मोसिस थोड़ा सा डिटेल में। अभी के लिए आप इतना जान लें कि कीमियोस्मोसिस के थ्रू जो है वो ATP की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। अब आगे जो फोटोसिस्टम 1 के पास वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, वो जाके क्या करते हैं, वहाँ पे जो गैप फील होती है वहाँ पे फोटोलाइसिस नहीं हो रही, वहाँ पे जो गैप होती है वो इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइटेड हो जाते हैं लाइट की पड़ने की वजह से, जो कि पीछे फोटोसिस्टम 1 पर ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर की वजह से फील होते हैं। यहाँ पे वो वही पीछे से जो आ रहे होते हैं फ्लो की फॉर्म में, चेन की फॉर्म में, वही इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पे वो वाला गैप हो, वो वाला होल जो है वो फिल कर देंगे। अब यहाँ तक तो हो गया एक फोटो सिस्टम 2 का जो भी सीरीज़ आ रही थी। अब जो हम देखते हैं कि फोटो सिस्टम 1 पे क्या होता है। फोटो सिस्टम 1 पे भी मैंने बताया कि लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं, और जो पीछे से वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो फील कर देता है गैप, और इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होके प्राइमरी एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करता है। उसके बाद दोबारा से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो एनर्जी अप डाउन हो रही है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो साइड पे एरो शो हो किया हुआ है कि ऊपर की तरफ एरो है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 में जब ऊपर की तरफ एक्साइटेड होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो एनर्जी लेवल्स ज़्यादा होगा, और जब यहाँ पे नीचे नीचे की तरफ जब वो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो उसका मतलब एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है, एनर्जी कम हो रही है। यूटिलाइज कहाँ पे हो रही है, ATP की फॉर्मेशन में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। अब दोबारा से जो नए इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने हैं तो एनर्जी अप जाएगी, और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राइमरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा, और नेक्स्ट आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और स्टार्ट हो जाएगी फोटो सिस्टम 1 की, और NADPH2 की फॉर्मेशन होगी। प्राइमरी एक्सेप्टर से होते हुए वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो FD के पास जाएंगे, यानी कि फेरिडोक्सिन। फेरिडोक्सिन यहाँ पे जो है वो एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, और FD से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो एनर्जी होगी NADP रिडक्टेज एक एंजाइम है जो कि NADPH2 की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वो इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी यूटिलाइज करके NADPH2 के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। NADP प्लस रिडक्टेज, यहाँ पे रिडक्टेज से हमें पता चल रहा है कि ये एक एंजाइम है, तो ये हमारी एक निशानी हो जाती है कि ये एंजाइम है रिडक्टेज। पीछे जो हाइड्रोजन रिलीज़ हुए थे, हाइड्रोजन फोटोलाइसिस की वजह से वहाँ वहाँ पे जो यूटिलाइज नहीं हो सके थे वो यहाँ पे यूटिलाइज होंगे। 2 हाइड्रोजन जो हैं वो NADPH2 की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, वो NADP रिडक्टेज की प्रेजेंस में, और NADPH2 बन जाएगा इन दी एंड।
जो कि NADPH2 जो है बाद में ATP और NADPH2 लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में हमारे पास हेल्पफुल होंगे, यानी कि डार्क रिएक्शंस। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो का पाथ होता है ये एक जी स्कीम की तरह है, मतलब एक जी शेप की तरह इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इसीलिए इसे ना जी स्कीम का भी नाम दिया गया है, जी स्कीम ऑफ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। सो होता क्या है पूरे प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक मतलब इलेक्ट्रॉन चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं एक फोटोसिस्टम से दूसरी फोटोसिस्टम तक, और ये एक नॉन साइक्लिक फ्लो होता है। तो यहाँ पे जो एटीपी बन रही है वो एक नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है, और इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं क्योंकि एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो अब हम देखते हैं कि साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कैसे हो रही है, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो रहे हैं और एटीपी की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। साइक्लिक में जो होता है फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है P700। इसमें भी वैसे ही जैसे कि पीछे हमने पढ़ा, लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और एक चेन चल जाती है। इसमें जो है ना वो साइक्लिक फ्लो होता है, साइक्लिक फॉर्म में, मतलब एक ही फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होगा और उसी के इर्द गिर्द जो भी प्रोसेस होगा, चेन चलेगी, उसके रिजल्ट में कीमियोस्मोसिस के थ्रू जो है एटीपी की फॉर्मेशन होगी, और ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक के जितनी एटीपी की रिक्वायरमेंट हमारे पास पूरी नहीं हो जाती। तो फोटोसिस्टम 1 पे प्राइमरी एक्सेप्टर होगा और रिएक्शन सेंटर होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होके चले जाएंगे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। उसके बाद जो है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन जो हमने पीछे पढ़ी, वही FD, उसके पास फेरिडोक्सिन के पास चले जाएंगे। फेरिडोक्सिन के बाद प्लास्टोक्विनिन के पास चले जाएंगे। प्लास्टोक्विनिन हमने देखा था कि ये एक कॉम्प्लेक्स होता है 2 साइटोक्रोम्स का और एक प्लास्टोसायनिन का, यानी कि कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड। तो उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होगी कीमियोस्मोसिस के थ्रू, सॉरी। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फिर फ्लो करते हुए प्लास्टोसायनिन के पास आएंगे, उसके बाद प्लास्टोसायनिन के बाद वापस फोटोसिस्टम 1 के पास चले जाएंगे। ठीक है, एनर्जी जो है वो अप एंड डाउन हुई, साइक्लिक फॉर्म की साइकिल की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र हुए। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जब अप होगी तो वो प्राइमरी एक्सेप्टर की तरफ जाएगा, फिर एनर्जी जब यूटिलाइज होती जाएगी तो दोबारा से फोटोसिस्टम 1 की तरफ आ जाएगा। साइटोक्रोम्स में एटीपी की फॉर्मेशन होगी और दैट्स इट। फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा बस इसमें, और ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, साइक्लिक प्रोसेस है, नॉन साइक्लिक है, लेकिन कीमियोस्मोसिस क्या है भाई, जिसमें एटीपी की फॉर्मेशन जिसके थ्रू हो रही है, अब हम वो देखते हैं। सो कीमियोस्मोसिस, अब ये कीमियोस्मोसिस एक डायग्राम शो की हुई है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे जो दरमियान वाला एक कंपार्टमेंट है मेम्ब्रेन वाला, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो है वो जो भी प्रोसेस हो रहा है साइक्लिक नॉन साइक्लिक, और जो हाइड्रोजन आइंस आ रहे हैं, हाइड्रोजन आइंस ब्रेकडाउन की वजह से ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वो यहाँ पे ऊपर की तरफ सारे इकट्ठे हो जाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और डिफ्यूज़ हो जाएंगे एटीपी सिंथेज़ की तरफ। एरोज़ की मदद से आपको पता चल रहा होगा, एटीपी सिंथेज़ जो है ये एक एंजाइम होता है जो एटीपी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो हाइड्रोजन आयंस हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी एटीपी सिंथेज़ यूटिलाइज़ करता है और एटीपी बनाता है। एडीपी प्लस फॉस्फेट आयंस जब मिलते हैं तो एटीपी बनता है। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट आयंस के साथ जब फॉस्फेट आयंस मिलेंगे तो एटीपी बनेगा, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आयंस। तो यही है छोटा सा कि कीमियोस्मोसिस का मतलब इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। इसमें बस मेन जो है वो ये नोट करने वाली, याद करने वाली बात है कि
एटीपी सिंथेज इन्वॉल्व होता है इसमें, और प्रोटॉन्स की एनर्जी यूटिलाइज होके प्रोटॉन्स यानी कि हाइड्रोजन आइंस जो इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे, उसकी एनर्जी यूटिलाइज करके एटीपी की फॉर्मेशन होगी। आज का जो लेक्चर था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, उसमें हमने देखा कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस खुद होते क्या हैं, उसके और भी कितने नाम, क्या क्या नाम होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि उसका प्रोसेस क्या है, उसमें क्या क्या टर्म्स जो यूज़ हो रही हैं, फोटोसिस्टम्स, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके बाद साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन यानी कि प्रोसेस जो है वो इसका लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस का वो कैसे हो रहा है। और उसके बाद कीमियोस्मोसिस क्या है, जिसके थ्रू एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, वो क्या है, ये मैंने बताया। और इसमें जो एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन हुई है वो यूटिलाइज होंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस यानी कि डार्क रिएक्शंस में। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ये जो था लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, ये आते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, सारी ही समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो आप दोबारा से रिपीट पे सुन लीजिए, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दिल लगा के पढ़ाई करें, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।